बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर प्रेपरेशन फॉर द पीपीएससी लेक्चर मैथ्स के लिए है। इसमें हम इससे पहले ग्रुप थ्योरी का टॉपिक पढ़ चुके हैं और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी हम सॉल्व कर चुके हैं। इस लेक्चर में अगर आप पास्ट पेपर्स देखें तो आपके उसमें कुछ हिस्सा रिंग्स, आइडियल्स और इसी तरह से इन्वॉल्व होता है उसके अंदर वेक्टर स्पेस। तो कुछ हिस्सा चूँकि इसका भी इन्वॉल्व होता है तो इसलिए आई थॉट कि वेक्टर स्पेस भी आपको जो है वो उसको भी थोड़ा सा रिवाइज़ कर लिया जाए। लेकिन वेक्टर स्पेस से पहले आपकी रिंग्स एंड आइडियल्स जो है मैं चाह रही थी कि मैं इसको थोड़ा सा पढ़ लें, फिर उसके बाद वेक्टर स्पेस की तरफ चलते हैं। रिंग्स जो है इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। रिंग्स बेसिकली देखें, अगर ग्रुप थ्योरी का कॉन्सेप्ट, इसीलिए ग्रुप थ्योरी पहले पढ़ाई थी बिकॉज ग्रुप थ्योरी का कॉन्सेप्ट जो है वो आगे जाके इस्तेमाल होता है वेक्टर्स में भी, रिंग्स में भी एंड आइडियल्स में भी। ग्रुप थ्योरी हमने रिवाइज़ कर ली। अब आते हैं रिंग्स की डेफिनेशन की तरफ। बेसिक डेफिनेशन, रिंग्स की जो डेफिनेशन है वो आपके सामने लिखी है। इस डेफिनेशन में अगर आप ये देखें तो आपके सामने ये डेफिनेशन लिखी है। एक नॉन एम्प्टी सेट आर चाहिए आपको टुगेदर विद द टू बाइनरी ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एक नॉन एम्प्टी सेट आर आपको चाहिए और उसके साथ आपको दो बाइनरी ऑपरेशंस चाहिए, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि इन जनरल ये होता है कि आपको एक नॉन एम्प्टी सेट आर चाहिए होता है टुगेदर विद द टू बाइनरी ऑपरेशंस। एक ऑपरेशन स्टैरिक हो गया और एक ऑपरेशन स्टार हो गया। फॉर एग्जांपल ये स्टैरिक और स्टार जो है ये रिप्रेजेंटेशन है किसी भी कोई सी दो बाइनरी ऑपरेशंस की। तो जो बाइनरी ऑपरेशंस हैं फ़िलहाल जो आपको आपके कोर्स में, मतलब जो एमएससी के लेवल पे जो कोर्स में हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं वो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये दो ऑपरेशंस हैं जिनके अंडर इन दो बाइनरी ऑपरेशन से हम रिंग्स पढ़ते हैं। यानी कि रिंग्स के साथ ये दो बाइनरी ऑपरेशंस ही एसोसिएटेड होते हैं। लेकिन इन जनरल मैं आपको बता रही हूँ कि दो बाइनरी ऑपरेशंस का मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपके पास एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन हो, तो वो कुछ भी हो सकता है। कोई से दो बाइनरी ऑपरेशंस हो सकते हैं, जैसे कि मैंने स्टार और स्टारिक से लिखा। तो कोई से दो बाइनरी ऑपरेशंस हो और साथ में आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट आर हो और फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तो ये सेट जो है इन बाइनरी ऑपरेशंस के साथ रिंग बनाएगा। ये कंडीशंस क्या हैं ये मैं आपको रफली बता देती हूँ इन कंडीशंस को पढ़ने से पहले। ये यहाँ पे 6 कंडीशंस लिखी हुई हैं आपके सामने। लेकिन इन 6 कंडीशंस को जो है इनमें दो कंडीशंस जो हैं वो अंडरस्टूड समझी जाती हैं कि आर कंटेन करता है। जैसे कि पहली कंडीशन आपको एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन, अबेलियन लॉ अंडर एडिशन, आइडेंटिटी लॉ अंडर एडिशन, इन्वर्स लॉ अंडर एडिशन, इसके बाद एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इन्हीं दो ऑपरेशंस के अंडर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो डिस्कस किया हुआ है। इसमें दो कंडीशंस अंडरस्टूड समझी जाती हैं और वो कोलेयर लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड कोलेयर लॉ अंडर एडिशन की कंडीशंस हैं जो यहाँ लिखी नहीं हुई हैं लेकिन वो अंडरस्टूड समझी जाती हैं। जब हम ये कहते हैं कि ये एक नॉन एम्प्टी सेट है टुगेदर विद द बाइनरी ऑपरेशन फॉर एग्जांपल एडिशन, तो फिर ये अंडरस्टूड है कि ये बाइनरी ऑपरेशन की जब आप डेफिनेशन देखते हैं ना, तो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन से पता चलता है कि आर जो है वो कोलेयर लॉ सेटिस्फाई कर रहा है अंडर दिस ऑपरेशन। सिमिलरली दूसरा बाइनरी ऑपरेशन आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, तो आर जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन भी कोलेयर लॉ सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये दो ऑपरेशंस जो हैं वो अंडरस्टूड समझे जाते हैं। उसने यहाँ पे मेंशन नहीं किया कोलेयर लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड कोलेयर लॉ अंडर एडिशन को उसने यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया। तो ये 6 कंडीशंस आपके सामने लिखी हुई हैं और अगर रफली स्पीकिंग वो दो कंडीशंस भी इसमें शामिल कर ली जाए, यानी कि कोलेयर लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, तो टोटल 8 कंडीशंस आपके पास बनती हैं इस जो कि आपका सेट आर सेटिस्फाई कर रहा है। मैं इसे जनरली इस तरह से कहती हूँ कि आर अगर आपके पास एक रिंग है तो ये अंडर एडिशन जो है एक अबेलियन ग्रुप बनाता है। अगर आप इन सारी कंडीशंस को कंबाइन करें तो यही रिज़ल्ट निकलेगा कि आर अंडर एडिशन एक अबेलियन ग्रुप है। और एक कंडीशन हो गई। दूसरे नंबर पे आता है कि आर अंडर मल्टीप्लिकेशन सामी ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि सामी ग्रुप के अंदर दो कंडीशंस आती हैं। एक बाइनरी ऑपरेशन अबेलियन लॉ, एक आता है एसोसिएटिव लॉ सामी ग्रुप के अंडर,
और दूसरा आता है आपके पास सामी ग्रुप के अंडर कोलेजन लॉ। तो ये दो कंडीशंस इसके अंदर सामी ग्रुप में छुपी हैं और एक कंडीशन जो है, और 5 कंडीशंस जो हैं वो अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन में छुपी हैं। तो 5 and 2 7 और 8th कंडीशन आपकी ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की होगी। तो रफली स्पीकिंग मैं ये कहती हूँ कि आपके रिंग जो है, कोई सेट रिंग बनता है अगर वो ये 8 कंडीशन सेटिस्फाई करे, तो इसमें आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि शुड बी अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन एंड सामी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड 8th वन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसके बाद हम अपनी एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। रूटीन लाइफ में बहुत से सेट्स ऐसे हैं जो हमारे पास मौजूद हैं और हम उनको रिंग बना सकते हैं, चेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से सेट्स ग्रुप बनते हैं, वही ग्रुप अगर कुछ कंडीशंस फर्दर सेटिस्फाई कर दें तो फिर वो रिंग बन जाएंगे। तो देखते हैं कि कौन से सेट्स ऐसे हैं जो कि रिंग बनते हैं। कि आपके सामने कुछ सेट्स मैंने लिखे हैं, एग्ज़ाम्पल नंबर 1, एग्ज़ाम्पल नंबर 2 एंड एग्ज़ाम्पल नंबर 3 में। इन तीनों एग्जांपल्स में एग्ज़ाम्पल नंबर 1 में आप देखते हैं रियल नंबर्स का सेट, रैशनल नंबर्स का सेट और इंटीजर्स का सेट, और एग्ज़ाम्पल नंबर 2 में इवन नंबर्स का सेट। ये सब सेट्स जो हैं ये रिंग बनाते हैं। अगर आप इनकी बिहेवियर चेक करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, तो हम पहले से जानते हैं रियल नंबर्स का सेट अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होता है, इसी तरह से रैशनल का भी और इसी तरह से इंटीजर्स का भी और इसी तरह से इवन इंटीजर्स का भी, ये सब अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होते हैं। और इसके अलावा सामी ग्रुप वाली कंडीशन भी इनमें चेक करें तो आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। तो इस तरह से ये 4 एग्जांपल हमारी रूटीन लाइफ के सेट से आपको मिल जाती हैं कि ये सेट्स जो हैं आपके रिंग्स बनाते हैं। इसके अलावा जो सेट एग्जांपल नंबर 3 में लिखा है, ये सेट भी ग्रुप थ्री में हम पढ़ चुके हैं कि 2x2 ऑर्डर के वो सारे मैट्रिसेस जो ओवर इंटीजर्स होते हैं, यानी कि जिनकी एंट्रीज इंटीजर्स से होती हैं, ये भी अंडर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड मैट्रिक्स एडिशन के अंडर जो है ये सेट्स भी आपको ग्रुप बना के देते हैं। तो ये फ़र्दर इनको चेक किया जाए तो ये रिंग्स भी बनते हैं। ये भी, ये एग्जांपल्स आपने बहुत याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये सारी एग्जांपल्स कि आपके कौन कौन से सेट्स ऐसे हैं जो रिंग्स बनाते हैं। अब आप इन पे जाके चेकिंग कर सकते हैं, इन सारी कंडीशंस को चेक कर सकते हैं, क्या ये 8 कंडीशंस जो मैंने आपको बोली हैं, क्या ये 8 के 8 कंडीशंस इनके ऊपर सेटिस्फाई होती हैं। तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं, आपको जस्टिफाई हो जाएगा। इसके अलावा हमारे रिंग्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारे रिंग्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि हमारा रिंग, एक सेट जो रिंग है वो सेट जो है कुछ एडिशनल कंडीशंस अगर सेटिस्फाई कर दे तो उसको अलग से मेंशन करते हैं कि ये रिंग जो है कम्यूटेटिव रिंग है, ये रिंग जो है ये ऐसा रिंग है या, ठीक है। तो जैसे आपके सामने ये एक डेफिनेशन लिखी हुई है, ये डेफिनेशन में आप देख सकते हैं कि आर आपके पास एक कम्यूटेटिव रिंग, उसने कहा है आर रिंग जो है वो कम्यूटेटिव रिंग बन जाता है। सिंपल रिंग तो हमने पढ़ लिया, रिंग कम्यूटेटिव कब कहलाता है? देखिए, रिंग कम्यूटेटिव तब कहलाएगा अगर ये मल्टीप्लिकेशन के अंडर अबेलियन लॉ सेटिस्फाई कर दे, क्योंकि रिंग के अंदर जो है अबेलियन लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन नहीं होती है। रिंग अबेलियन लॉ, रिंग के लिए फ़र्ज़ नहीं है कि वो अबेलियन लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करे, क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन ये सामी ग्रुप होता है। तो अगर ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के अंडर अबेलियन लॉ की सेटिस्फाई कर देता है तो फिर इसको अलग से हम मेंशन करते हैं, इसके नेम के साथ कम्यूटेटिव लगाते हैं कि कम्यूटेटिव रिंग है। इसी तरह से अगर आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है 1 आपके रिंग के अंदर आ जाए, आपका रिंग इसे कंटेन करे, तो फिर इस रिंग को कहते हैं द रिंग विद यूनिटी। ठीक है, क्योंकि 1 तो रिंग में ज़रूरी नहीं कि हो, रिंग में तो 1 होता ही नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आइडेंटिटी लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करे। लेकिन अगर एडिशनली ये आइडेंटिटी लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन भी कंटेन करता है तो फिर इसको हम कहते हैं रिंग विद यूनिटी। ठीक है जी। तो इसमें से जो अभी मैंने आपको रिंग्स बताए हैं, जैसे रियल नंबर्स का है, जैसे रैशनल नंबर्स का है, इनमें से आप देख सकते हैं कि कौन से रिंग्स कम्यूटेटिव रिंग्स हैं, कौन से रिंग्स यूनिटी कंटेन करते हैं, आप इससे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास एक और एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम्पल नंबर 4। एग्ज़ाम्पल नंबर 4 में कुछ और चौथी टाइप है रिंग्स की, यानी कि पहले तो हमने रियल लाइफ के जो सेट्स हैं उनको पढ़ा कि वो रिंग बनाते हैं, वो ग्रुप भी बनाते हैं और वो रिंग भी बनाते हैं। इसके बाद हम ये वाला सेट देखते हैं, मॉडलो वाले सेट हैं, इनके रेजिड्यू क्लासेस के सेट्स। जनरली मैं इन्हें कहूँगी कि ZN विद रिस्पेक्ट टू द मॉडलो N, ये सेट्स जो हैं आपके पास ये रिंग्स बनाते हैं। अब हम ये ग्रुप 3 में भी पढ़ चुके हैं कि ये ऐसे सेट्स जो हैं
ये ग्रुप बनाते हैं अंडर एडिशन, और ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन भी बनाते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के अंडर जब ये ग्रुप बनाते हैं तो उनकी कुछ ख़ास कंडीशंस होती हैं। अंडर एडिशन जब ये ग्रुप बनाते हैं तो ये ज़ीरो से शुरू होते हैं और मॉडलों से एक नंबर कम तक जाएंगे। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन बनाने का एक ख़ास तरीका होता है। खैर, हम इन ग्रुप्स को अंडर एडिशन यहाँ कंसिडर करेंगे कि ये सेट्स जो ग्रुप अंडर एडिशन है, यानी कि 0 से लेकर 6 तक या 0 से लेकर n-1 तक इन जनरल, ये सारे के सारे सेट्स जो हैं, ये सिर्फ उसने Z7 यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, लेकिन इन फैक्ट ये सारे सेट्स जो हैं मॉडलो रेजिड्यू क्लासेस वाले, ये सब के सब ग्रुप इंटीजर वो रिंग्स बनाते हैं। आप इन्हें जाके चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ग्रुप तो है, अबीलियन ग्रुप तो है अंडर एडिशन, इसके ऊपर आप ये चेक कर सकते हैं कि सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन भी है, सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन भी है, और साथ ही साथ इसमें यूनिटी भी है, और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी एक कुलैयर लॉ सेटिस्फाई करता है, और एसोसिएटिव लॉ भी हो गया, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी अगर आप चेक करें तो हो गया। तो ये आपके पास एक कंप्लीट रिंग बन जाता है। ठीक है जी, ये हो गई आपकी कुछ एग्जांपल्स रिंग से रिलेटेड। अब रिंग्स की कुछ और प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं जो हमारी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, जो MCQs में मेंशन हो सकती हैं। अब देखिए, आपके सामने एक मैंने प्रॉपर्टी रखी है रिंग्स की, ज़ीरो डिवाइज़र की प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप किसी रिंग में से कोई से दो एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं और वो दोनों एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हों, लेकिन उनको प्रोडक्ट करने से आंसर में ज़ीरो आए, तो इस तरह का, फॉर एग्जांपल जो ए आपने सेलेक्ट किया था और उसके कॉरिस्पॉन्डिंगली आपने बी नॉन ज़ीरो सेलेक्ट किया, तो इस तरह का एलिमेंट जो है वो आपका ज़ीरो डिवाइज़र कहलाता है। इसमें आप ए को भी ज़ीरो डिवाइज़र कह सकते हैं, बी को भी ज़ीरो डिवाइज़र कह सकते हैं, यानी कि ए के लिए अगर बी ऐसा मौजूद है नॉन ज़ीरो, ए के लिए नॉन ज़ीरो बी अगर मौजूद है जो प्रोडक्ट दे के आंसर ज़ीरो देता है, तो फिर इस तरह, जबकि ख़ुद वो दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, और लेकिन उनके प्रोडक्ट से आपके पास ज़ीरो आता है, चाहे ए बी ज़ीरो आए चाहे बी ए ज़ीरो आए। इस तरह का एलिमेंट जो है वो ज़ीरो डिवाइज़र कहलाता है। अब इसकी मिसाल आपको रूटीन लाइफ से नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल रियल नंबर्स का सेट है, आपके पास रिंग मौजूद है, इस रिंग में आपको कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स पकड़ें और उनका प्रोडक्ट आपके पास ज़ीरो आ जाए। रियल लाइफ में हमें ऐसे मिलते ही नहीं हैं। आप ये सिर्फ आपको ZN रेजिड्यू क्लासेस में ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे जो खुद नॉन ज़ीरो होंगे लेकिन प्रोडक्ट उनका ज़ीरो होगा। फॉर एग्जांपल Z6 के अंदर मिसाल लेते हैं। Z6 आपके पास है, Z6 में आपके पास एलिमेंट्स होते हैं 0 1 2 3 4 एंड 5। इसमें आप जाके देखें 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 6। चूँकि मॉडलो इस वक्त आपका 6 है, तो 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आपके पास आएगा 0। ये देखिए, आपकी जो मल्टीप्लिकेशन है इस वक्त हुई, उसकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर वैसे तो 6 था, लेकिन मॉडलो के अंडर उसका आंसर जो है वो 0 है। अब आप देख लें, 2 भी नॉन ज़ीरो है, 3 भी नॉन ज़ीरो है। दो नॉन ज़ीरो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन से आपके पास 0 आ सकता है। इसका मतलब है Z6 ज़ीरो डिवाइज़र कंटेन करता है। तो ये ख़ास किस्म की एग्जांपल है जो आपको मॉडलो वाले या रेजिड्यू वाले रिंग्स में मिलेगी, आम रिंग्स में आपको एग्जांपल नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट एक और डेफिनेशन हमारे सामने है रिंग्स की, इंटेग्रल डोमेन की डेफिनेशन। एक रिंग जो है एक ख़ास किस्म की कंडीशन सेटिस्फाई करे तो वो इंटेग्रल डोमेन बन जाता है। अब जैसे पीछे मैंने ज़ीरो डिवाइज़र की डेफिनेशन पढ़ाई, कोई भी एलिमेंट जो है रिंग में ज़ीरो डिवाइज़र बन जाता है अगर वो ख़ास कंडीशन सेटिस्फाई करे। इसी तरह से किसी भी रिंग को इंटेग्रल डोमेन अगर हम चेक करना चाहते हैं कि वो है, तो उसमें भी एक कंडीशन आपके सामने लिखी हुई है जो आपने चेक करनी है। और वो कंडीशन क्या है, उस कंडीशन के लिए, ये कंडीशन आपको ना ज़ीरो डिवाइज़र की कंडीशन और इंटेग्रल डोमेन की कंडीशन, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। अब आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इसमें आप देख सकते हैं, आपने क्या किया, आपने दो एलिमेंट्स ए और बी सेलेक्ट किए, ठीक है, रिंग में से दो एलिमेंट रिंग में से सेलेक्ट करने के बाद आपने कहा कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो है, हमने चेक किया कि इन दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो है, अगर इफ़ देन उन दोनों में से किसी एक को ज़ीरो ज़रूर होना चाहिए। यानी कि इंटेग्रल डोमेन की डेफिनेशन दोबारा सुन लें कि आपके पास कोई भी रिंग इंटेग्रल डोमेन बन जाता है कि अगर आप उसमें से कोई से दो एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं इस तरह की कि उनका प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो फिर लाजमी ये होना चाहिए कि उनमें से कोई एक एलिमेंट लाजमी ज़ीरो हो। अगर कोई एक एलिमेंट लाजमी ज़ीरो होता है तो फिर वो रिंग जो है इंटेग्रल डोमेन कहलाता है, ठीक है। इसमें आपके पास जो है वो आप ये देख रहे हैं कि ये डेफिनेशन
ज़ीरो डिवाइज़र की डेफिनेशन के बिल्कुल ऑपोजिट है। ज़ीरो डिवाइज़र में क्या था कि अगर दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ज़ीरो है तो वो दोनों खुद नॉन ज़ीरो थे, जबकि यहाँ पे रिज़ल्ट उसके बिल्कुल ऑपोजिट निकलता है कि अगर दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ज़ीरो है तो उनमें से किसी एक का ज़ीरो होना ज़रूरी है। ये दोनों डेफिनेशंस एक दूसरे की ऑपोजिट हैं। तो याद रखिए कि एक रिंग अगर इंटीग्रल डोमेन है तो फिर उसमें कोई ज़ीरो डिवाइज़र मौजूद नहीं होगा, और अगर उसमें कोई ज़ीरो डिवाइज़र है तो फिर वो कभी भी इंटीग्रल डोमेन नहीं हो सकती है। ठीक है जी, क्योंकि ये फिर बात जो है इंटीग्रल डोमेन वाली बात के दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ज़ीरो है, ये डेफिनेशन या कंडीशन जो है फॉर ऑल पेयर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल होगी। फॉर ऑल पेयर ऑफ एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल है तभी हम कहते हैं कि अगर नीचे उसने लिखा हुआ है साथ ही कि इन अदर वर्ड्स अ कम्यूटेटिव रिंग इज़ कॉल्ड द इंटीग्रल डोमेन इफ़ इट हैज़ अ नॉन ज़ीरो डिवाइज़र। अगर इसका कोई ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है तो फिर ऑटोमेटिकली इंटीग्रल डोमेन बन जाती। ठीक है जी, तो इसमें आपके पास ज़ीरो डिवाइज़र वाली डेफिनेशन में ज़रूरी नहीं है कि हर पेयर ऑफ एलिमेंट आपको ऐसा मिले जो ज़ीरो डिवाइज़र में बने, आपको हर एलिमेंट ही ये काम करे। कुछ एलिमेंट्स ये काम कर सकते हैं, बट इंटीग्रल डोमेन के केस में आपको हर पेयर ऑफ एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए कि अगर उसका प्रोडक्ट ज़ीरो है तो फिर वो ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे नोट कराती जाऊँ कि इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन में उसने कहा है कि एक आम रिंग इंटीग्रल डोमेन नहीं बनता, बल्कि कॉम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए। फिर एक एक्स्ट्रा कंडीशन ये होनी चाहिए, कॉम्यूटेटिव रिंग हो और फिर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे तो वो इंटीग्रल डोमेन बनेगा। तो कॉम्यूटेटिव रिंग जो है बहुत सी जगहों पे आप ऐसा भी देखेंगे, जैसे यहाँ रिमार्क में भी लिखा हुआ है कि बहुत सी बुक्स में आपको ऐसा मिलेगा कि इंटीग्रल डोमेन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि रिंग कॉम्यूटेटिव हो तो फिर वो इंटीग्रल डोमेन बने। बहुत सी बुक्स में ऐसा भी होगा। तो जैसे यहाँ पे जिस बुक को मैं फ़ॉलो कर रही हूँ उसमें लिखा हुआ है कि आपके पास रिंग इंटीग्रल डोमेन होगा अगर वो कॉम्यूटेटिव है। तो इसमें कॉम्यूटेटिव की कंडीशन उन्होंने लास्ट में कही है, पर आप देख लें बगैर कॉम्यूटेटिव की भी हो सकता है। नेक्स्ट एक थ्योरम है आपके पास, थ्योरम की स्टेटमेंट। ये थ्योरम जो है आपको अगेन इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन के लिए क्राइटेरिया सेट, जैसे हमने अभी डेफिनेशन में क्राइटेरिया देखा कि क्या है, कि क्या ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि आपके पास रिंग को चेक किया जाए कि इंटीग्रल डोमेन है, तो उसका ऑल्टरनेट जो है ये थ्योरम की स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करती है। थ्योरम की स्टेटमेंट आपको क्या कहती है कि कोई भी कम्यूटेटिव रिंग इंटीग्रल डोमेन हो जाता है इफ़ एंड ओनली इफ़ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। अब ये कंडीशन की अगर आप इसको गौर से देखें तो ये आपने कोई से दो एलिमेंट्स, तीन एलिमेंट्स सेलेक्ट किए रिंग में से और एक इक्वेशन बनाई, उस इक्वेशन पे आपने लगाया कैंसलेशन लॉ और लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ लगाया हुआ। यानी कि आपके पास अगर रिंग में लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है तो फिर ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है, लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ, अंडर एडिशन नहीं है। तो फिर आप ये कहते हैं कि आपका रिंग जो है वो इंटीग्रल डोमेन है। इसका बाकायदा प्रूफ है। खैर फ़िलहाल हमें प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ थ्योरम्स के रिजल्ट्स, डेफिनेशंस और क्राइटेरियाज जो हैं वो सिर्फ याद करने की ज़रूरत है और उनको अप्लाई करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम सिर्फ ये इतना हमें आना चाहिए, हमें इसके प्रूफ की ज़रूरत नहीं है कि हम इसको प्रूफ करें और चेक करें कि ऐसा वाकई होता है। तो ये आपके पास एक और डेफिनेशन इंटीग्रल डोमेन की आगे कि इंटीग्रल डोमेन को किसी भी रिंग को इस तरह भी चेक किया जा सकता है कि आप उसके ऊपर लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ चेक कर लें अंडर मल्टीप्लिकेशन। एक और चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे आप यही काम राइट कैंसलेशन लॉ के साथ भी कर सकते हैं। आप राइट कैंसलेशन लॉ अगर आपके रिंग में एप्लीकेबल है अंडर मल्टीप्लिकेशन तो भी आपका रिंग जो है वो इंटीग्रल डोमेन बन जाएगा। इसके नीचे नोट पे ये लिखा हुआ है कि यही थ्योरम राइट कैंसलेशन लॉ के साथ भी प्रूव हो सकता है। ये देख लें, ये रिमार्क में आपको ये चीज़ नज़र आ रही है। अ रिंग इज सेट टू सेटिस्फाई द लेफ्ट कैंसलेशन लॉ इफ़ this. Similarly, we can talk of the right cancellation law. It might of course be noted that the cancellation is of only non-zero elements. ज़ाहिर है जब आप कैंसलेशन कर रहे होते हैं तो आप नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स की कैंसलेशन करते हैं। ज़ीरो एलिमेंट की करेंगे तो वो इन्फिनिटी का केस बन जाएगा, ये तो हम सबको पता है। ये आपके पास हो गए इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन और साथ ही हमने ज़ीरो डिवाइज़र की डेफिनेशन पढ़ ली। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन एक और इन्वर्टिबल की डेफिनेशन है कि जी आपके पास अगर आप रिंग के अंदर कोई एक एलिमेंट, आप नॉन ज़ीरो एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं और उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है, शॉर्टली बता रही हूँ इस डेफिनेशन को,
शॉर्टली आपको बता रही हूँ कि अगर किसी एलिमेंट का नॉन ज़ीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास एग्जिस्ट करता है रिंग में, तो फिर उस एलिमेंट को कहा जाता है रिंग के अंदर कि ये इन्वर्टिबल एलिमेंट है। ये तो रूटीन लाइफ में ग्रुप्स में भी ऐसा ही होता है कि अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो एलिमेंट जो है या कोई भी इन्वर्स, यहाँ पे इसको एसोसिएट किया जा रहा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ। क्योंकि देखिए आपका रिंग पीछे से ग्रुप तो है अंडर एडिशन तो ग्रुप की सारी कंडीशंस उसके अंदर हैं। तो जो एडिशनल उसके साथ प्रॉपर्टीज़ लग रही है, एक दफ़ा अबेलियन लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन लगा, एक दफ़ा आइडेंटिटी लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन लगा, अब ये इन्वर्स लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन लगने लगा। तो ये एडिशनल प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लिकेशन की उसके साथ लग रही हैं, तो ये ग्रुप के रिंग के अंदर ऑलरेडी होल्ड नहीं करती। तो अगर अलग से ये चीज़ हो जाए, कोई एलिमेंट अपना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कंटेन करता है रिंग के अंदर, तो वो इन्वर्टिबल एलिमेंट कहलाता है। और अगर सारे एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रिंग के अंदर मौजूद हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये रिंग जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लॉ भी सेटिस्फाई करता है विद रिस्पेक्ट टू यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी कि मल्टीप्लिकेशन के अंडर। इसके बाद एक और डेफिनेशन आपके सामने है, डिवीजन रिंग की डेफिनेशन है, और डिवीजन रिंग के साथ ही आपके पास फील्ड की डेफिनेशन आ जाती है। अब आप ये देखें कि आपका रिंग जो है उसके अंदर यूनिटी भी आ जाए, अगर मिसाल के तौर पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि आ जाए, और अगर उसके अंदर इफ़ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स ऑफ आवर फॉर्म अ ग्रुप, अगर उसके अंदर एक आपका रिंग जो है वो यूनिटी भी आ जाए, उस मल्टीप्लिकेटिव यूनिटी भी आ जाए यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी आ जाए, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लॉ भी उसके अंदर हो जाए सेटिस्फाई। ठीक है, यानी कि आपके रिंग में मैं रफली स्पीकिंग 8 कंडीशंस आपका रिंग जो है वो सेटिस्फाई करता है। उन 8 कंडीशंस के साथ 9th कंडीशन आइडेंटिटी लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, और 10th कंडीशन जो है वो इन्वर्स लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन की भी अगर इसके अंदर होल्ड हो जाए, तो इन 10 कंडीशंस के साथ आपका कोई भी सेट जो है वो कहलाता है स्क्यू फील्ड या डिवीजन रिंग। अब ये डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड की डेफिनेशन है। अब एक स्टेप रह गया, देखिए हम ग्रुप थ्योरी ग्रुप्स पढ़ते हैं, ग्रुप से हम रिंग्स पे आते हैं। रिंग्स जो है वो बेस कर रही है ग्रुप्स के ऊपर, तो ग्रुप्स बनते हैं, फिर उसके बाद रिंग बनता है एडिशन कंडीशंस के साथ, और फिर कुछ और एडिशन कंडीशन रिंग में आ जाए तो फिर वो आपके पास फील्ड बनता है। तो हम फील्ड की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। फील्ड, यही रिंग आपका फील्ड बन जाएगा अगर इसी डिवीजन रिंग में कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड हो जाए, यानी कि कॉम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज़ कॉल्ड द फील्ड। अब आप टोटल कंडीशंस फील्ड की काउंट करेंगी तो फील्ड एक अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन भी होता है, अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होता है 10 कंडीशंस, और 11वीं कंडीशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की होगी। तो मैं इसे रफली स्पीकिंग 11 कंडीशंस कहती हूँ कि आपका जो फील्ड है वो 11 कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अब जेन में ये आ रहा होगा कि एक सेट जो फील्ड बनता है वो अंडर एडिशन अगर अबेलियन ग्रुप है, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन अबेलियन ग्रुप कैसे है, क्योंकि उसमें तो ज़ीरो मौजूद है। तो आप इसमें इस तरह से कंसिडर करते हैं, अंडर एडिशन ये अबेलियन ग्रुप है, ठीक है, और अंडर मल्टीप्लिकेशन जब इसे अबेलियन ग्रुप बनाना है तो आपने ज़ीरो को इग्नोर करना है। ठीक है, ज़ीरो को इग्नोर करना और फिर इसे अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाना है, और फिर उसके बाद इसके अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी चेक करना है। तो आपके पास 11 कंडीशंस हो गई। तो ये थी आपके पास डिवीजन रिंग, स्क्यू फील्ड और फिर फील्ड की डेफिनेशन। ये आपको जो है वो बहुत अच्छी तरह से फिंगर टिप पे होनी चाहिए। एक और डेफिनेशन आपके सामने रखी हुई है फील्ड की। ये थ्योरम है, थ्योरम की स्टेटमेंट है, लेकिन इसको आपने याद रखना है कि फील्ड जो है वो इंटेग्रल डोमेन होती है। लास्ट में एक फील्ड जो सेट फील्ड बनता है वो लाजमी इंटेग्रल डोमेन होता है। ये इसका प्रूफ भी इसके साथ ही है, लेकिन प्रूफ की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें इस चीज़ को याद करने की ज़रूरत है, ये रिज़ल्ट को याद करने की ज़रूरत है कि जो सेट फील्ड होगा वो लाजमी इंटेग्रल डोमेन भी होगा, यानी कि इंटेग्रल डोमेन की कंडीशन उसके अंदर होगी। यानी कि इंटेग्रल डोमेन की एक तो वो डेफिनेशन में कंडीशन थी, और दूसरी कंडीशन ये थी कि उसके अंदर इन्वर्स लॉ कैंसलेशन लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन या कैंसलेशन लॉ अंडर एडिशन लेफ्ट कैंसलेशन लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन या राइट कैंसलेशन लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता। तो ये आपने याद रखना है, और ये भी याद रखें कि इस थ्योरम का कॉन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, यानी कि इसकी कॉन्वर्स बनता है इस स्टेटमेंट का कि इंटेग्रल डोमेन इज़ ऑल्सो अ फील्ड। तो कॉन्वर्स इज़ नॉट ट्रू,
एक रिंग हमेशा इंटेग्रल डोमेन होता है, बट इंटेग्रल डोमेन जो है वो हमेशा फील्ड नहीं होती। एक फील्ड हमेशा इंटेग्रल डोमेन है, बट एक इंटेग्रल डोमेन हमेशा फील्ड नहीं होती। इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है, ये मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको नेक्स्ट एक स्टेटमेंट दिखाऊंगी, उसमें इसका कन्वर्स लिखा हुआ है, लेकिन कन्वर्स कंडीशनल कन्वर्स इज़ ट्रू। बिल्कुल ऐसे जैसे हम ये कहते हैं कि यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज़ नॉट अ सब ग्रुप इन जनरल, बट यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज़ अ सब ग्रुप इफ़ वन ऑफ देम इज़ कंटेन इन अदर। ठीक है, कंडीशनल कन्वर्स इज़ ट्रू। इसी तरह से कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, बट कंडीशनल कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। वो कंडीशनल कन्वर्स मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आपके सामने है थ्योरम नंबर 4। नेक्स्ट, अ नॉन ज़ीरो एंड फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज़ फील्ड। देखिए जैसे हमने कहा था एवरी फील्ड इज़ ऑलवेज एन इंटीग्रल डोमेन, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा। यहाँ ये नहीं लिखा कि एन इंटीग्रल डोमेन इज़ ऑलवेज अ फील्ड, ऐसा नहीं लिखा। कंडीशन लगाई है। वो कंडीशन क्या है कि आपका जो सेट इंटीग्रल डोमेन है वो नॉन ज़ीरो भी हो और फाइनाइट भी हो, ये दो उसके साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ हों उस इंटीग्रल डोमेन की, तो फिर वो इंटीग्रल डोमेन फील्ड बनेगा। अदरवाइज़ कोई भी आम इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं बन सकती। ठीक है, दैट शुड बी फाइनाइट एंड दैट शुड बी नॉन ज़ीरो। ये दो कंडीशंस अगर आपकी इंटीग्रल डोमेन में हैं तो फिर वो इंटीग्रल डोमेन जो है आपकी फील्ड बनती है, अदरवाइज़ नॉट। इसका भी प्रूफ आपके सामने है, बट हमारा प्रूफ से अगेन कोई कंसर्न नहीं है, हमारा इनके रिज़ल्ट से बहुत ज़्यादा कंसर्न है। अब इसकी इंटीग्रल डोमेन की एक मिसाल पीछे शायद वो मिस हो गई है। इंटीग्रल डोमेन की एक मिसाल आपके पास इंटीजर्स का सेट है। द सेट ऑफ इंटीजर्स जो है आपके पास जो कि फील्ड बनता है, ये इंटीग्रल डोमेन है आपके पास। ये जो ये फील्ड नहीं बनता, ये रिंग बनता है। द सेट ऑफ इंटीजर्स दैट इज़ अ रिंग। फर्दर इसको चेक किया जाए तो ये आपके पास इंटीग्रल डोमेन भी है, रियल नंबर्स का सेट फील्ड भी है, इंटीग्रल डोमेन भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट फील्ड भी है, इंटीग्रल डोमेन भी है, रैशनल नंबर्स का सेट जो है इसको भी आप देख लें, चेक कर लें कि क्या लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ इसके अंदर होल्ड करते हैं, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कौन कौन सा सेट जो है वो ये तीन सेट तो मैंने आपको कंफर्म बताया, इंटीजर्स, रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये कंफर्म आपके पास ये सेट्स जो हैं इंटीग्रल डोमेन होते हैं। उसके बाद आते हैं फील्ड्स की तरफ, फील्ड की एग्जांपल की तरफ। तो रियल नंबर्स का सेट याद रखें कि फील्ड होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट याद रखें कि फील्ड होता है, बट आपका इंटीजर्स का सेट फील्ड नहीं होता। इंटीजर्स को आप चेक कर लें, ये फील्ड नहीं होता। ठीक है, तो इसके ऊपर ये जो थ्योरम आपके सामने लिखा हुआ है ये भी एप्लीकेबल है, क्योंकि हमने कहा था कि इंटीजर्स का सेट इंटीग्रल डोमेन है, तो इंटीग्रल डोमेन फील्ड बन जाती है अगर वो नॉन ज़ीरो फाइनाइट हो। बट आपका जी का सेट जो है इंटीग्रल डोमेन है, इनके सेट ऑफ इंटीजर्स इंटीग्रल डोमेन तो हैं, बट नॉन ज़ीरो भी है, बट ये फाइनाइट नहीं है। इंटीजर्स का सेट आपके पास इन्फिनिट सेट है, इस वजह से इन्फिनिट इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं होती। ऐसा उसने आपने स्टेटमेंट में आपने देखा कि इंटीग्रल डोमेन को फाइनाइट होना पड़ता है अगर वो फील्ड बनना चाहे। तो जी ख़ास तौर पे फील्ड नहीं है, जबकि रियल नंबर्स का सेट फील्ड भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट फील्ड भी है, रिंग भी है, इंटीग्रल डोमेन भी है। अब जैसे आपके सामने एग्जांपल है, एग्जांपल 12, एन इन्फिनिट इंटीग्रल डोमेन विच इज़ नॉट अ फील्ड इज़ अ रिंग ऑफ इंटीजर्स। यहाँ क्लियरली बताया हुआ है कि रिंग ऑफ इंटीजर्स जो हैं ये इन्फिनिट इंटीग्रल डोमेन है, इस वजह से ये फील्ड नहीं होती। ये फील्ड नहीं होती, आपने याद रखना है। जबकि रैशनल नंबर्स का सेट जो है फील्ड होता है, रियल नंबर्स का भी और कॉम्प्लेक्स नंबर का भी फील्ड होता है, और फील्ड होने की वजह से वो सब इंटीग्रल डोमेन भी होते हैं। इसके बाद एक बूलियन रिंग की डेफिनेशन भी आपके सामने रखी हुई है। बूलियन रिंग देख लें, डेफिनेशन में एक रिंग बूलियन रिंग कहलाता है अगर उसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो आइडेम्पोटेंट हों।
अगर किसी रिंग के तमाम एलिमेंट्स आइडेम्पोटेंट हैं तो फिर वो रिंग बूलियन रिंग कहलाता है। अब बूलियन रिंग की अगर आप एग्ज़ाम्पल देखना चाहते हैं तो आपके सामने एग्ज़ाम्पल जो है ये जैसे जीएन्स मैंने आपको बताया था, हम रेजिड्यू क्लास के सेट्स रिंग बनाते हैं, तो उसमें आपके पास Z2 ये लिखा हुआ है बेसिकली, Z2 जो कि 0 और 1 को कंटेन करता है मॉडुलो 2 के साथ। तो अगर आप 0 को देखें वो भी आपके पास आइडेम्पोटेंट है और 1 भी आइडेम्पोटेंट होता है। तो आप इसमें इसको कह सकते हैं कि Z2 जो है आपके पास एक बूलियन रिंग की अच्छी एग्जांपल है, और भी आप तलाश कर सकते हैं इसी तरह से, जैसे एक एग्जांपल आपके सामने मैंने रख दी।